नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। धामी के सामने कितनी चुनौतियां। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी पर बीजेपी ने भरोसा जताते हुए राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है। खुद की खटीमा सीट से विधानसभा चुनाव हार चुके पुष्कर सिंह धामी ने के पास मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही चुनौतियों का पहाड़ होगा। उत्तराखंड में भले ही बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की हो, लेकिन चुनाव में मुख्यमंत्री ही अपनी सीट नहीं बचा सके थे। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के पास सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के भरोसे पर कायम रहते हुए अगले 5 साल तक सरकार चलाने की है। बीजेपी के घोषणा पत्र के वादे पूरा करना भी बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए ग्रे पेड में बढ़ोतरी की बात हो या फिर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में विसंगति का मामला, भू कानून हो या फिर उत्तराखंड की स्थायी राजनीति का मुद्दा, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा भी नई सरकार के बनते ही बड़ा चैलेंज है। ऐसे में देखना यह होगा कि उत्तराखंड की पहाड़ जैसी इन चुनौतियों का होने वाले सीएम कैसे सामना करते हैं। उत्तराखंड में फिर से धामी सरकार। लगातार दूसरी बार धामी संभालेंगे कमान। हार के बावजूद चुने गए विधायक दल के नेता। चंद दिनों से चले आ रहे सस्पेंस पर उस वक्त विराम लग गया जब पुष्कर सिंह धामी का नाम उत्तराखंड के नए सीएम के लिए चुना गया। देहरादून में चली बैठक में धामी को विधायक दल का नेता चुना गया। इंडिया वॉइस लगातार ये बता रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ही दूसरी बार उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। ऐसे में इंडिया वॉइस की खबर पर मोहर लग गई। हालांकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे। ऐसे में कुछ राजनीतिक पंडित ये उम्मीद जताने लगे थे कि बीजेपी हारे हुए कैंडिडेट पर भरोसा नहीं जताएगी, लेकिन पार्टी को इस युवा चेहरे पर पूरा यकीन था। इसीलिए पहाड़ के नए सेनापति के तौर पर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को ही चुना। अनिल बलूनी भी सीएम की रेस में बने हुए थे, लेकिन धामी आगे रहे और बलूनी पीछे छूट गए। कुछ राजनीतिक जानकार पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी ने उत्तराखंड में धामी की अगुवाई में ही प्रचंड बहुमत हासिल किया है, इसीलिए उन्हीं के नाम पर मोहर लगनी चाहिए। वाकई जिसके नाम पर कोई भी पार्टी प्रचंड बहुमत हासिल करती है तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सीएम के सामने शपथ लेने के बाद कितनी चुनौतियां होंगी, उस पर आज करेंगे चर्चा। बीजेपी के भरोसे को क्या कायम रख पाएंगे पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि अपनी ही सीट खटीमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2017 में खटीमा सीट से ही विधायक थे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन 2022 में खटीमा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठाने का फैसला किया है। तो क्या बीजेपी के भरोसे को कायम रख पाएंगे पुष्कर सिंह धामी, और क्या घोषणा पत्र में किए गए वादों पर खरा उतर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी? तमाम सवाल हैं जो बने हुए हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। हालांकि पिछले कार्यकाल की बात करें तो 6 महीने का उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसमें जो उनका नेतृत्व रहा उसी को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व का ये कहना रहा कि उन्हीं के नेतृत्व की वजह से ही बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। उत्तराखंड में 47 सीटें बीजेपी के खाते में गई और उसका श्रेय पुष्कर सिंह धामी को दिया केंद्रीय नेतृत्व ने, और इसीलिए एक बार फिर से भरोसा जताते हुए पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का कमान दिया है। तो धामी के सामने क्या क्या चुनौती है? पुरानी घोषणाएं हैं जिन पर काम करना होगा, फैसलों को लागू करने की भी चुनौती होगी पुष्कर सिंह धामी के सामने। अपने क्षेत्र में दोबारा विश्वसनीयता तैयार करना होगा पुष्कर सिंह धामी को। खटीमा में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा उन्हें, उन लोगों का विश्वास जीतना होगा। बेरोजगारी, पहाड़ी प्रवास में खराब कनेक्टिविटी पर भी काम करना होगा। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना होगा। ये तमाम वो चुनौतियां होंगी सीएम पद पर बैठते ही पुष्कर सिंह धामी के सामने। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की चुनौती भी होगी पुष्कर सिंह धामी के सामने। पर्यटन पर निर्भर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारना भी होगा पुष्कर सिंह धामी को।
तो घोषणा पत्र में जो बीजेपी की तरफ से वादे किए गए हैं उन पर खरा भी उतरना होगा पुष्कर सिंह धामी को। तो ये तमाम चुनौतियां सीएम पद पर बैठते ही पुष्कर सिंह धामी के सामने होगा, क्योंकि पिछले कार्यकाल का समय बहुत कम था, 6 महीने ही उन्होंने कार्यभार संभाला था सीएम के तौर पर, लेकिन अब 5 साल के लिए उन्हें ये कुर्सी दी गई है। 5 सालों में उनके सामने जो चुनौतियां होंगी वो हम आपको बता रहे हैं। क्या उन चुनौतियों पर खरा उतरेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुआ है पुष्कर सिंह धामी का, उसको देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनकी सराहना की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि तमाम चुनौतियों का सामना पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। तो हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं चर्चा करने के लिए। नवीन ठाकुर जी बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और अविकल थपलियाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में। सर, सबसे पहले नवीन ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। क्या लगता है उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कितना खरा उतरेंगे पुष्कर सिंह धामी? क्या बीजेपी ने जो भरोसा उन पर जताया है उसको पूरा कर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी? जी साक्षी जी, देखिए बिल्कुल 100% जो है पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड की जनता से हमने वादे किए उन पर खरा उतरेंगे। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने जो दोबारा हम पर भरोसा किया है, तो ये हमारी अब अधिक जिम्मेवारी है। हम जो है खुद को और ज्यादा मेहनत के लिए तैयार कर रहे हैं। हम ज्यादा विनम्रता के साथ और ज्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। जो वादे हमने उत्तराखंड की जनता के साथ किए हैं उन सभी वादों को पूरा हम करेंगे और 100% करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कोशिश करेंगे, हम उन वादों को पूरा करेंगे। तो नवीन जी, जो 2017 में वादे किए गए थे, क्या मानते हैं, क्या उनको पिछले 5 सालों में पूरा किया गया है? बिल्कुल 100% हमने जो 2017 में 90% वादे थे उनको पूरा किया। और हमने कहा भी था कि जो 10% वादे हमारे रह गए, जिनको जो समय के अभाव के कारण हम पूरा नहीं कर पाए, उनको जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम उनको प्राथमिकता के आधार से पूरे करेंगे। और नए वादे जो हमने किए, हमारा जो संकल्प है, जो उत्तराखंड को हम 3 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में लाना चाह रहे हैं, उन सब को जो है हम पूरा करेंगे। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हम पर जो विश्वास जताया है उस पर हम खरा उतरेंगे। जी, ठीक है। अविकल जी, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप किस तरीके से देख रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान दी जा रही है? हालांकि पिछली बार उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन इस बार 5 सालों के लिए उन्हें कुर्सी दी जा रही है मुख्यमंत्री की। क्या क्या चुनौतियां आपको लगता है कि उनके सामने होने वाली हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव हारने के बाद जो भाजपा नेतृत्व है, हाईकमान है, उन्होंने धामी पर भरोसा जताया। ये अपने आप में एक बड़ा साहसिक कदम है। और इस साहसिक कदम के बाद जो नए सीएम धामी है, इनकी चुनौतियां भी कई गुना बढ़ रही है। अभी तक उत्तराखंड में जो मुख्य चुनौती देखी गई है वो राज्य गठन के बाद आज तक सत्ता के गलियारों में जो दलाल संस्कृति पनपी है, उसमें आपके खनन माफिया है, शराब माफिया है, भू माफिया है, और एक जो नेताओं का, अधिकारियों का और जो समाज के जो अन्य इस तरीके की असामाजिक जो तत्व है, इनको लेके जो 21 साल में जो एक बड़ा गठजोड़ उत्तराखंड में बन चुका है। और ये बार बार एक हर घर में इस बात को लेके चर्चा होती है कि नेताओं की संपत्ति कितने गुना बढ़ गई है। ये अभी जो चुनाव के समय आप देखो जो आंकड़े आए थे, उसमें जो यहाँ के नेता थे, किसी की 300% बढ़ी है, किसकी 100% बढ़ी है, इस तरीके के आंकड़े आए हैं। ये बड़े चौंकाऊ आंकड़े हैं। तो सबसे पहली चुनौती तो मुख्यमंत्री धामी के सामने ये होगी कि सत्ता के गलियारों को दलालों से मुक्त करके एक पारदर्शी, ईमानदारी की व्यवस्था बनाते हुए जितने भी जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे हैं, जितनी भी जन चुनौतियां हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हल करते हुए आगे बढ़े। उत्तराखंड में जैसे ही धामी अभी आए थे, हालांकि उन्हें समय बहुत कम मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस समय ये कहा था कि हम 20-22 हजार युवाओं को नौकरी देंगे 6 महीने के अंदर। ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा भी थी और बेरोजगारी उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा रहा है। और उसके बाद जो आपके विभिन्न आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, लोक सेवा आयोग है, उन्होंने भर्तियां निकाली है और प्रोसेस शुरू भी हुआ है। और ये जो प्रोसेस है, आप चूंकि इनको दोबारा से
हाईकमान ने विश्वास इन पर जताया है, तो वो जो प्रोसेस जो शुरू हुआ है उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो जो भर्ती प्रोसेस को पूरा करते हुए बेरोजगारों के हाथ में उनको नियुक्ति पत्र विद इन 6 मंथ अगर वो थमा दे तो ये एक उनकी बड़ी चुनौतियों से पार पाने का एक अच्छा उन्हें सुअवसर मिला है। इस समय जो उत्तराखंड में बेरोजगारी को देखा जा रहा है। जी अविकल जी, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जुड़ गए हमारे साथ। अवनीश, चूंकि कहा यह जा रहा है कि 23 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी, ऐसे में शपथ लेने के बाद ग्राउंड पर आप किस तरीके से चीजें देखते हैं कि क्या चुनौतियां होंगी इस बार पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि पिछला कार्यकाल तो उनका बहुत छोटा रहा, लेकिन इस बार 5 सालों के लिए वो चुने गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ग्राउंड पर क्या नजर आता है आपको? देखिए साथी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने आप को संबंध करता हूं अविकल थपलियाल जी की बातों से, क्योंकि अविकल जी उत्तर प्रदेश के समय से उन्होंने राजनीति देखी है और पहाड़ की जो राजनीति यानी कि जो उत्तर प्रदेश के समय से शुरू हुई थी और उत्तराखंड में उसका जो शुरुआत हुई उसके गवाह अविकल जी हैं और लंबे समय से वो पहाड़ को समझते रहे हैं। यहाँ के नेताओं को उन्होंने बहुत बारीकी से देखा है। तो मैं यही कहूंगा कि जिससे उन्होंने कहा कि जो गठजोड़ यहाँ पर बना है, क्या उसमें भू माफिया हो, खनन माफिया हो, और वही सरकार चलाते रहे हैं या सरकार पर हावी होते रहे हैं। अधिकारियों का भी एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है कि जो इस पूरे को पूरी तरह सपोर्ट करता है। तो पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस गठजोड़ को तोड़ने की होगी। जो एक ठप्पा, जो एक आरोप उनके ऊपर लगा है कि उनके इर्द गिर्द भी ऐसी टीम है, ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनकी छवि को बट्टा लगा रहे हैं, प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं और सीधे सीधे खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफियाओं के साथ उनका गठजोड़ हो। एक पारदर्शिता लाने के लिए, एक ईमानदार सरकार लाने के लिए, एक स्वच्छ सरकार लाने के लिए, जो उत्तराखंड का विकास सोचती हो, यहाँ के जो दूर इलाके हैं वहां के बारे में सोचती हो, वो सरकार बनाने की एक कोशिश यहाँ पर धामी जी को करनी चाहिए। और सीधे तौर पर जो लोग, क्योंकि उन्होंने पहला अपना कार्यकाल भी देखा है, जिससे आरोप उनके ऊपर लगे, वो लोग रहे जिनकी वजह से वो चर्चित रहे, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि बहुत लगता है धामी जी ने लिया होगा अपने पिछले कार्यकाल से भी, और जिस तरह उनको जो झटका लगा, खटीपा से चुनाव हार गए, तो बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उत्तराखंड में निष्पक्ष चीजें हो, ईमानदार इनके विकास कार्य हो, तो वो बेहतर होगा और धामी को उसी दिशा में पहली कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे अधिकारी जिनको पहले से भ्रष्टाचार के मामले हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार विपक्ष भी और सत्ता पक्ष भी ये लगातार कहता रहा है कि उत्तराखंड के अंदर नौकरशाही बहुत बुरी तरह आ गई है, तो उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। जी ठीक है। नवीन ठाकुर जी, चूंकि देखिए जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से चुनाव के दौरान भी उठाया जाता रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भूमि कानून को लेकर के जो मांग लगातार काफी समय से उत्तराखंड में रही है, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है पुष्कर सिंह धामी के सामने। तो इस पर किस तरीके से काम किया जाएगा बीजेपी के द्वारा और मंत्रिमंडल के द्वारा किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की अभी बेहद जरूरत है, विपक्ष भी लगातार उस पर हमलावर होता रहा है। जी नवीन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? साक्षी जी, सवाल दोहरा दीजिए। जी नवीन जी, ये जानना चाहेंगे, चूंकि देखिए चुनाव के दौरान भी विपक्ष के द्वारा कई मुद्दे उठाए गए थे, उत्तराखंड के अपने मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, भूमि कानून को लेकर के लंबे समय से मांग चलती आई है कि भूमि कानून बनना चाहिए उत्तराखंड में, क्योंकि ये देखा गया है कि राज्य में कोई भी पूंजीपति बड़े ही आराम से जमीन को खरीद लेता है, लेकिन अब जो है हिमाचल के तर्ज पर भूमि कानून बनना चाहिए, इसकी मांग बहुत समय से हो रही है। क्या इस पर काम किया जाएगा अब आने वाली सरकार के द्वारा? बिल्कुल साक्षी जी, 100% किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था, जो उत्तराखंड के हित में होगा, जो सबसे अच्छा कानून होगा, वो कानून हम उत्तराखंड में लाएंगे, ताकि देवभूमि की इंच इंच जमीन जो है देवभूमि वासियों के पास रहे, उत्तराखंड वासियों के पास रहे, और अनावश्यक रूप से जो है कोई और लोग यहाँ पर न लें। जी हाँ, फैक्ट्री के लिए, रोजगार जिससे सृजन हो, उन कामों के लिए जो है उसमें व्यवस्था होगी। इस प्रकार का जो हम कानून लेकर आएंगे। जी नवीन जी, और क्या क्या मानते हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी बीजेपी का फोकस होगा, जब सरकार गठन होगी तो उस पर काम किया जाएगा? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं? देखिए, बेरोजगारी जो है सबसे प्रथम मुद्दा है। जैसे आदरणीय भाई साहब ने भी कहा, बेरोजगारी जो है हमारे एजेंडे में सबसे आगे है। और आपने देखा था कि जब पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने थे,
शपथ ग्रहण के 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने जो है कैबिनेट की बैठक ली थी और उसमें सबसे पहला जो फोकस उनका रहा था युवाओं पर ही रहा था। उन्होंने कहा था कि हम 24,000 जो नौकरियां युवाओं को देंगे। उन्होंने 1 वर्ष की आयु छूट युवाओं को दी थी क्योंकि कोरोना काल के दौरान 1 वर्ष तक कोई भी जो गतिविधियां नहीं चली, ना कोई भर्तियां हो पाई, ना कुछ और काम हो पाए। तो इसलिए जो है युवाओं के लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बहुत संजीदा हैं और निश्चित तौर पर युवाओं को मद्देनजर रखते हुए उन जो बेरोजगार युवाओं की हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है उन सबको टारगेट करते हुए हम अपने प्रदेश के युवाओं को अतिशीघ्र जितना भी हमसे संभव हो पाएगा, चाहे सरकारी रोजगार हो चाहे स्वरोजगार के माध्यम से हो, हम प्रत्येक युवा को जो है रोजगार देने का भरसक प्रयास करेंगे और 100% जो है हम उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़े हैं और उत्तराखंड के युवाओं की चिंता जो है हमारी सरकार करेगी। बिल्कुल। तो अविकल जी, देखिए नवीन जी ने तो यहाँ पर दावा कर दिया है कि तमाम उन मुद्दों पर काम होगा सरकार के गठन होने के बाद ही शुरू हो जाएगा वो काम। लेकिन क्या लगता है आपको कि ग्राउंड पर बेरोजगारी को लेकर के जिस तरीके से ये मुद्दा बना रहा है, बेरोजगारी हो चाहे भूमि कानून को लेकर के हो, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको नजर आते हैं जिस पर सरकार बनने के बाद तुरंत तत्काल काम होना बेहद जरूरी होगा? देखिए साक्षी, उत्तराखंड में जो सरकारी रिक्त पदों का आंकड़ा है ये 50,000 से ज्यादा का है कि कम से कम 50 या 55,000 पद हमारे रिक्त हैं सरकारी। सबसे पहले तो आप प्राथमिकता में इन पदों को चरणबद्ध तरीके से साल भर के अंदर एक आपको एक टाइम प्लान भी बनाना होगा, एक कार्य योजना ऐसी बनानी होगी कि साल भर के अंदर जितने भी ये रिक्त पद हैं, डॉक्टर्स के खाली है, शिक्षकों के खाली है, कई डिपार्टमेंट में जो ढांचा है वो पूरा है ही नहीं है। तो सबसे पहली चुनौती तो ये है कि आप इनको पूरी तरीके से साल भर के अंदर इन रिक्त पदों पर भर्तियां कर लें। उसके बाद जो अभी बहस पे एक मुद्दा आया है और मुझे जो लगता है कि उसको पुष्कर सिंह धामी अपने पूर्व के कार्यकाल में 7-8 महीने के कार्यकाल में नहीं कर पाए, एक बड़ा मुद्दा भू कानून का था। हालांकि उन्होंने कहा था हम सख्त भू कानून लाएंगे, लेकिन बीजेपी के ही बीते 5 साल के राज में जो भू कानून खंडूड़ी जी के समय आया था उसको लचीला बना दिया गया। उसको इतना लचीला बना दिया गया कि जो भी बाहर के दलाल हैं, बिल्डर हैं, पैसे वाले हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, इन सब ने यहाँ पे उनको एक फ्री हैंड टाइप मिला है। उसके बाद उत्तराखंड में इस पूरे चुनाव के दौरान ये बात उठती रही और जो भी आंदोलनकारी ताकतें हैं उन्होंने सख्त भूकान को लेके जन आंदोलन किए हैं। अभी जो आंदोलन कर रहे हैं, तो पहले तो आपको सख्त भू कानून एक उत्तराखंड में लाना होगा। एक और चीज पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में जो उम्मीद जताई जा रही थी वो पूरी नहीं हो पाई, लोकायुक्त का मसला है। लोकायुक्त का 2017 में यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता बैठे हैं, 2017 में उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त ले आएंगे, लेकिन लोकायुक्त नहीं लाए। असेंबली में आया, वो प्रवर समिति को चली गया, वो कहाँ चली गया लोकायुक्त ये पता नहीं। अगर कोई सरकार अपने को ये दिखाना चाहती है कि वो पारदर्शी है, भ्रष्टाचार की विरोधी है, ईमानदार प्रशासन देगी, सुशासन देगी, तो उसको लोकायुक्त का गठन यहाँ पे करना ही होगा। क्योंकि पूर्व में भी तिवारी जी के समय लोकायुक्त का गठन हुआ था, उसके बाद ये डिफॉल्ट हो गया है। तो इन 5 साल में एक बड़ा मौका पुष्कर सिंह धामी को मिला है, एक बड़ी ऑक्सीजन मिली है, एक बड़ी संजीवनी मिली है। इसको राज्य हित में जो तमाम अन्य मुद्दे हैं, उसके अलावा जो लोकायुक्त का मुद्दा है, तमाम शिकायतें वहां पेंडिंग पड़ी है। अगर आपके अफसरों की शिकायतें हैं, नेताओं की शिकायतें हैं और आप लोकायुक्त का गठन करेंगे तो ये चीजें सामने आएगी। उन नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे, उन दलालों के चेहरे बेनकाब होंगे, उन अफसरों के चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने अकूत संपत्ति उत्तराखंड में इकट्ठी कर ली है। तो ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता सीधी जुड़ी है, जिनसे सरकार की छवि जुड़ी है, इन मुद्दों को वो सामने लाके पहली कैबिनेट में भी आप इस चीज को लाके हल कर सकते हैं। जी नवीन जी, चूंकि एक और ऐसा मुद्दा रहा है जिसको कि चुनाव के दौरान बार बार विपक्ष की तरफ से उठाया गया है, खुद हरीश रावत ने ये बात बोली थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो इस मुद्दे को जो है जरूर इस पर काम करेंगे। वो रहा है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग जो 2 दशकों से रही है उत्तराखंड में, क्या इस पर इस बार काम किया जाएगा? किस तरीके से किया जाएगा? देखिए साक्षी जी, उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया, और स्थायी राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। कांग्रेस केवल और केवल वादे करते आई है। 70 वर्षों से कांग्रेस ने केवल वादे किए।
अगर कांग्रेस ने धरातल पर काम किया होता तो इस प्रदेश में, इस देश की जनता उनको नकारती नहीं। हरीश रावत जी या कांग्रेस के और भी कोई नेता रहे हो, आप उनका इतिहास उठा के देख लीजिए, वो केवल और केवल बयानबाजी करने में, झूठे वादे करने में, इसी में मशगूल रहे। उन्होंने धरातल पर काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, चाहे हमारा राज्य स्तर का नेतृत्व हो चाहे केंद्रीय नेतृत्व। केंद्रीय नेतृत्व ने जब हमने वादा किया था कि हम राम मंदिर निर्माण करेंगे, हम 370 हटाएंगे, जब केंद्रीय स्तर पर हमने बड़े बड़े जो है वादे पूरे किए, इस प्रकार हमने जो है राज्य स्तर पर भी जो जनता से वादे किए उनको हमने पूरा किया। हमने कहा कि हमने 90% वादे जो है 2017 में जो किए थे उनको पूरा करने का काम किया, और 10% वादे जो उस समय के रह गए थे उनको भी इस कार्यकाल में हम पूरा करेंगे। 100% जो है हम अब, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने पुनः हमें चुना है, तो हम और अधिक विनम्रता के साथ और अधिक मेहनत के साथ अब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की सेवा में जुट जाएंगे। और निश्चित तौर पर हम 2025 तक, जब ये राज्य 25 वर्ष का होगा, उत्तराखंड को हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं रुक करूंगी अपने स्टेट हेड अवनीश प्रेमी जी की ओर। अवनीश, चूंकि देखिए मुद्दे तो कई हैं, कर्मचारियों का भी इसमें एक मुद्दा है जो पेंशन को लेकर के वो काफी लंबे समय से मांग करते रहे हैं। कर्मचारियों की और अब क्या उम्मीदें और बढ़ जाएंगी बीजेपी की एक बार जब फिर से सरकार बनेगी तो? मेरी आवाज पहुंच रही है अवनीश? तो अवनीश तक अभी आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क का इशू है। फिलहाल अविकल जी आपका ही रुक कर लेती हूं, क्योंकि देखिए कर्मचारियों की पेंशन का भी एक मामला जो है काफी समय से रहा है, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी भी। क्या लगता है अब जो सरकार बनेगी तो क्या उनकी पेंशन पर भी काम करना बेहद जरूरी होगा? कर्मचारी अब कितनी उम्मीद करें इस आने वाली सरकार से? देखिए, पुरानी पेंशन को लेके एक आंदोलन चल रहा है और चुनाव के दौरान ही राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का निर्णय लिया था, और उसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो वो भी कर्मचारियों के हित में यह फैसला लेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, बीजेपी की सरकार आई है, और बीजेपी की इन 5 साल के जो शासन रहा है उसमें कर्मचारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलित रहे। और जैसे आपका आयुष्मान कार्ड में जो स्वास्थ्य योजना है उसमें जो उनका पेंशन से पैसा कट रहा था वो, और कैशलेस इलाज की सुविधा आपको नहीं मिल रही थी, जो आपके नॉमिनेटेड हॉस्पिटल है उत्तराखंड से लेके और अन्य शहरों में वहां नहीं मिल रही थी। एक बड़ा मुद्दा ये भी उभरा था, इसको लेके भी बड़ी नाराजगी रही गोल्डन कार्ड को लेके। इसके अलावा जो पुलिस कर्मियों का 4600 ग्रेड पे का मामला है, ये आखिरी दम तक नहीं सुलझा। उनके परिजनों ने, ये पहली बार हुआ है कि उनके परिजनों ने लगातार यहाँ आंदोलन किए है उत्तराखंड के अंदर। उनके जो परिवार की जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो खुलकर सामने आए हैं, और चुनाव तक ये मसला भी नहीं हल हो पाया। हालांकि उस समय धामी जी ने इनको 2 लाख पर परिवार का कुछ ऐलान किया था, लेकिन उससे समस्या सुलझेगी नहीं। मामला ये भी एक बहुत बड़ा है। और कर्मचारियों का जब से राज्य बना है, कर्मचारियों की मांगे, कुछ मांगे हल होती रही है, कुछ उनकी नई नई मांगे अपने मुद्दों को लेकर जुड़ती भी रही है। और जो अब इनको पूरे 5 साल का समय मिला है, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये 5 साल कुर्सी पे रहे, ऐसा ना हो कि 1.5 साल बाद फिर कोई नया चेहरा आ जाए। तो बीजेपी को इस प्रयोग से बचना चाहिए। वो इसलिए भी बचना चाहिए कि आपके 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद जनता ने आपको छप्पर फाड़ के बहुमत दिया है, और तमाम महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जो ये दलाल संस्कृति है, खनन के आरोप, शराब के आरोप, माफिया के आरोप के बावजूद भी जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया है, पहाड़ की जनता ने। और एक बड़ी उम्मीद उनको है कि उनके जो, बिल्कुल अविकल जी, देखिए जनता को उम्मीद है और इसीलिए उन्होंने मैंडेट जो है एक बार फिर से बीजेपी को दिया। एक आखिरी सवाल नवीन जी आपसे करना चाहूंगी, चूंकि चर्चा अब समाप्ति की ओर है। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय हो, चाहे पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे, चाहे कर्मचारियों की पेंशन, इन सब के लिए क्या कुछ रणनीति जो है बीजेपी की तरफ से की जाएगी? क्या इन सब मुद्दों पर जो काम किया जाएगा उसकी रूपरेखा क्या होगी आने वाली सरकार के द्वारा? देखिए साक्षी जी, सारे कर्मचारी हमारे अपने हैं। हमने पूर्व में भी बहुत सारे विभागों में आपने देखा कि लगातार जो है कर्मचारी आंदोलन थे। हमने उनकी मांगों को माना, उनकी मांगों को पूरा किया, चाहे जो है कोरोना काल के दौरान का बकाया भत्ता हो, चाहे और मांगे हो।
हमने सबको पूरा करने का काम किया। तो जो मैंने पहले भी कहा कि 10 काम जो हमारे रह गए, जो कुछ मांगे और रह गए, चाहे पुलिस ग्रेड पे का मामला आदरणीय अविकल जी ने भी उठाया अभी, निश्चित तौर पर ये बड़ी मांग थी पुलिस के जवानों की और हमने कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। अब नई सरकार में हम इन सब मांगों को पूरा करेंगे और जनता और कर्मचारी सब हमारे अपने हैं, इनके हित के लिए जितना भी होगा हमारी सरकार प्रयासरत होगी। हमने कहा कि उत्तराखंड की देशतुल्य जनता ने हमें जब दोबारा चुना, हम पर जब दोबारा विश्वास किया, तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम अधिक विनम्रता के साथ, अधिक मेहनत के साथ उत्तराखंड की देशतुल्य जनता की सेवा में जुटेंगे और 5 वर्षों तक हम उत्तराखंड की जनता की जो सेवा करेंगे। ठीक है, नवीन ठाकुर जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अविकल थपलियाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब नई सरकार के गठन को ज्यादा समय नहीं है, 23 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी और फिर उनके पास जो चुनौतियां हैं उसका सामना किस तरीके से करेंगे, किन किन मुद्दों पर वो काम करेंगे अगले कार्यकाल में, ये देखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।